Dear aspirants, welcome on the channel Adda 24/7. This is नीलम गहलोत, your reasoning mentor, और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सभी ग्रेड ए की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को. नाउ अभी आज तो 30th अक्टूबर और 30th अक्टूबर को आपका आने वाला था ऑफिशियल नोटिफिकेशन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन आउट. आपकी फॉर्म फिलिंग जो है वो आज से शुरू हो गई है. फॉर्म फिलिंग आपकी चलेगी 28 नवंबर तक. बट यहाँ पे कुछ एक दो चीज़ें हैं जो ज़्यादा अच्छी हैं, यानी कि कुछ अच्छी न्यूज़ हमारे सामने आई है. जनरली आपके रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स में ये देखा जाता है कि आपकी जो एग्जाम डेट्स होती हैं नोटिफिकेशन के बाद आपको हार्डली 45 से 50 डेज का टाइम मिलता है. अगर आप सेबी के 2024 की डिटेल्स भी देखेंगे या उसका नोटिफिकेशन के बाद का टाइम देखेंगे तो 45 से 50 डेज का टाइम मिला था आपके फेज़ 1 की तैयारी के लिए. लेकिन इस बार यहाँ पे हम सरप्राइज्ड हैं, हमें पूरा 2 महीने का टाइम मिला. यानी कि आपके पास एक बेहतर अवसर है, एक बेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है कि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही स्ट्रीमलाइंड वे में स्ट्रेटेजाइज करके और बहुत अच्छे से अपने इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं. लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ इसके साथ जुड़ जाती है, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम फेज़ 1 होने वाला है वो होना है 10 जनवरी 2026 को. अब ये समय केवल आपको नहीं मिला, ये इस देश में जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सेबी ग्रेड ए के, उन सबको ये समय मिला. यानी कि कहीं ना कहीं प्रिपरेशन अगर अच्छी होती है एक ऑन एन एवरेज तो कट ऑफ थोड़े से बढ़ने के चांसेस भी हो जाते हैं. तो मेक श्योर करें कि इस समय को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. मैं हूं आपकी मेंटोर नीलम गहलोत, और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि हमारे सेबी एग्जाम के अंदर हमारा एक सेक्शन आता है रीजनिंग. तो उस रीजनिंग की जो फ्री क्लास है वो मैं आप लोगों के लिए डेली लेकर आती हूं. फ्री क्लास को एट 7 PM डेली आपके अपने इसी चैनल पे उस क्लास को जरूर देखिएगा. इस क्लास में मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं. इसकी 3 से 4 क्लासेस मैं आपके साथ कर चुकी हूँ. गो एंड वॉच इट ऑन द सेम चैनल, आपको मिल जाएंगी. और आज शाम को भी इस क्लास में जुड़िएगा. तो चलिए शुरू करते हैं. सेबी ग्रेड ए का गाइज आप सब लोगों को पता है कि सेबी क्या होता है. सेबी का जो फुल फॉर्म है वो है आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताना चाहती हूँ कि किस तरीके के वर्क एनवायरनमेंट को आप चूज कर रहे हैं. यहाँ पे आपको जितने भी आपके जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, जितने भी आपके जो हमारे ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जीरोदा है या आपका काइट प्लेटफॉर्म है, तो ऐसे जितने भी प्लेटफॉर्म्स है म्यूचुअल फंड की ट्रेडिंग या इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग हम बात करें जो आपके डिफरेंट पोर्टफोलियोज इस्टेब्लिश करते हैं, तो सेबी एक रेगुलेटर है. सेबी इन सब चीज़ों को रेगुलेट करता है. जिस तरीके से हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंक्स को जो कि पूरे के पूरे हमारे भारत में है उनको रेगुलेट करता है, उनका जो है ऑपरेशंस को चेक करता है, कुछ गलत या कुछ सही हो रहा उन सब चीज़ों को चेक करता है. यानी कि ये सारी बैंक्स आरबीआई के दायरे में आती हैं, आरबीआई से बाहर नहीं है. उसी तरीके से सेबी भी एक रेगुलेटर है जिसके अंदर ये सभी जो ट्रेडिंग फॉर्म्स हैं या जिस भी तरीके की ट्रेडिंग टेक प्लेस करती है उन सब को रेगुलेट करने वाला है सेबी. तो आप एक बहुत ही अच्छी पोजीशन, एक बहुत ही बेहतरीन एक ऑर्गेनाइजेशन का आप हिस्सा बनेंगे. एक अच्छा एक्सपोजर आप लोगों को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को और एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस आप लोगों को मिलने वाला है बिकॉज द वीकेंड्स आर ऑफ. राइट तो चलिए शुरू करते हैं इसके आगे की जानकारी. सभी ग्रेड ए के अंदर ये आपकी असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए ऑफिसर, यानी कि यहाँ पे जो ऑफिसर लेवल है वो है आपका ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी. आगे बढ़ते हैं. इंपॉर्टेंट डेट्स को एक बार जल्दी से नजर डाल लेते हैं. हमारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज आ चुका है एंड इसके बाद आपका जो फॉर्म फिलिंग होगी वो 28 नवंबर तक होगी. थोड़ा सा फॉर्म की जितने भी क्राइटेरिया हैं उनको 1-2 दिन का समय दीजिए, अच्छे से सारी चीज समझने के बाद फॉर्म फिल कीजिए. देन फेज 1 एग्जामिनेशन, जिसके लिए कह रहे थे कि हमें कम टाइम मिलेगा या कहीं ना कहीं 45 से 50 डेज का टाइम मिलेगा, यहाँ पे बहुत बढ़िया हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आई है. आपका एग्जाम होगा 10 जनवरी को विच इज़ अ बिग डील. तो आपके पास प्रॉपर टाइम है नवंबर का, दिसंबर का अपने आप को बेस्ट तैयार करने के लिए. मतलब इस बार आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा कि सेबी में आप सक्सेसफुल ना हो. साथ ही साथ फेज 2 का जो हमारा एग्जाम डेट है वो है आपका 21 फरवरी. ना कि केवल फेज 1 बल्कि फेज 2 के लिए भी आपको एक बहुत अच्छा गैप मिला है. यहाँ पे जनवरी के बाद आपके पास ऑलमोस्ट 1 महीना 10 दिन अराउंड आपको यहाँ पे
जो है टाइम मिला, विच इज़ अगेन वेरी वेरी गुड। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग बैक टू, इससे पहले कि मैं आपके सामने लेकर आऊँ, सेबी के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं, आप सबको पता है, जो हमारी वैकेंसीज थी पहले इंटीमेट कर दी गई थी, बट वैकेंसी एक बार वापस से मैं आपको बता देती हूँ। ये सभी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि जो जनरल पोस्ट है उसके लिए आप में से कोई भी ऐसा एस्पिरेंट जिसने मास्टर्स कर रखा है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में करा हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल की 56 वैकेंसीज है, ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी की वैकेंसीज आपके सामने लिखी हुई है सभी। तो अगर आप जनरल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या जनरलिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपने या तो मास्टर्स किया हो किसी भी स्ट्रीम में, या फिर आपने जो है अपना जो ग्रेजुएशन है वो लीगल में किया है, या फिर आपने इंजीनियरिंग से किया है, या फिर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट किया है, या फिर आपने ये फिनेंशियल एनालिस्ट वाला कोर्स आपने किया है। तो ऐसा अगर आपने कुछ किया तो आप जनरल के लिए फिल कर सकते हैं। लीगल की बात करेंगे तो लीगल के लिए आपके पास लॉ की डिग्री होना अनिवार्य है, दैट इज मैंडेटरी। आईटी के लिए आपने आईटी से किया हुआ हो, इसी तरीके से बाकी की एलिजिबिलिटी। दिस इज दी नंबर ऑफ वैकेंसी। नंबर ऑफ वैकेंसी हमेशा आपकी लिमिटेड होती है रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स में, तो ये कुछ चौंकाने वाली बात बिल्कुल नहीं है। नाउ एक बड़ा फैक्टर जिसके लिए कहीं ना कहीं हमारा एक मोटिवेशन आता है, वो है हमारा सैलरी। तो सैलरी, अगर आप सेबी की तरफ से दिए गए अपार्टमेंट में रहते हैं, यानी कि आप एकोमोडेशन ले रहे हैं, तो उस केस में अगर आप एकोमोडेशन लेंगे तो 1,43,000 पर मंथ आपका सैलरी है। और अगर आप अपने आप से एकोमोडेशन देखते हैं, आप सेबी के द्वारा दिए गए एकोमोडेशंस में नहीं जाते हैं, तो फिर ये हो जाएगा आपका 1,84,000 पर मंथ। इसके अलावा आपको बहुत सारे पर्क्स, अलाउंसेस, ये सभी चीज़ें मिलती हैं। तो इट इज़ अ ग्रेट, आई थिंक ये एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी आपके पास है, और आपके पास पर्याप्त समय है इसको प्रिपेयर करने का। तो अब हमारे सामने एक भी एक्सक्यूज़ नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं आप लोगों के सामने बात करूं, तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस आपकी 3 तरीके से होगी। फेज़ 1 पहले आपको क्वालिफाई करना है, यानी कि सबसे पहला ही फेज़ आपका क्या है, क्वालिफाइंग है। इसको आप क्वालिफाई किए बिना फेज़ 2 में नहीं जा सकते। अगर मैंने ये क्वालिफाई कर लिया तो फिर मुझे फेज़ 2 में बैठने का मौका मिलेगा। फेज़ 2 में आपको केवल क्वालिफाई नहीं करना, अच्छे नंबर लेकर आने, ताकि आप मेरिट में अपना नंबर वहाँ पर बना सकें, और ये नंबर आपके जुड़ेंगे आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। उसके बाद आएगा आपका फेज़ 3। फेज़ 3 है आपका इंटरव्यू का वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंटरव्यू को भी आपको क्वालिफाई तीनों ही फेजेस को करना है। इसके और इसके, यानी कि इन दोनों के मिलकर नंबर जुड़ेंगे और आपकी जो है एक फाइनल मेरिट निकल कर आएगी। इसके 85% मार्क्स जुड़ेंगे और इसके जुड़ेंगे 15% मार्क्स, तब जाके आपकी टोटल 100%, यानी कि 100 मार्क्स में से आपके एक फाइनल मेरिट, एक नंबर निकल कर आएगा। आगे बढ़ते हैं। जो आपका पेपर 1 क्वालिफाइंग है, उसके अंदर आपके 2 पेपर होंगे, यानी कि एक दिन में आपके 2 पेपर होने वाले, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वो आपका जनरल एप्टीट्यूड है ना। पेपर 1 जो है वो आपका जनरल एप्टीट्यूड है, और इसमें आपके 30% आपको नंबर लेकर आना है, यानी कि 100 में से 30 नंबर लेकर आते हैं आप पास हो जाएंगे। और जो पेपर 2 है वो आपका है, इट इज़ रिलेटेड टू अकाउंट्स, फिनेंस और वो सारी चीज़ें, और यहाँ पे आपको 40% मार्क्स लेकर आना ज़रूरी है। और टोटल, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के आपका एग्रीगेट 40% होना चाहिए। ये हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है फेज़ 1 के लिए। अब एक बार जल्दी से आप फेज़ 1 का देख लीजिएगा अपना एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, बिकॉज एग्जाम पैटर्न इसलिए मुझे बताना ज़रूरी लगता है कि आपकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो एग्ज़ाम पैटर्न के इर्द गिर्द घूमती है। तो एग्ज़ाम पैटर्न हमारे दिमाग में छपा होना चाहिए, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन किसी भी तरीके का किसी को भी ना रहे। जो फेज़ 1 का एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें आपका पेपर 1 और पेपर 2, ये दोनों पेपर आपके होंगे और एक ही दिन में होंगे, ऐसा नहीं अलग अलग डेज में नहीं होना है। पेपर 1 जो है वो सभी स्ट्रीम्स के लिए कॉमन होगा, और पेपर 1 के अंदर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो आने वाले हैं। और ये किन सब्जेक्ट्स पे होंगे, ये होंगे जनरल अवेयरनेस पे, यानी कि इसमें मेजरली आपके करंट अफेयर्स होने वाले हैं, राइट। और वो करंट अफेयर्स आपके फाइनेंशियल सेक्टर से होंगे, इजी से मॉडरेट लेवल के। और इंग्लिश लैंग्वेज होगा, क्वांट होगा और रीजनिंग होगा। टोटल 100 क्वेश्चन है, 1 घंटे का समय, 30% मार्क्स, जैसे कि मैंने बताया। जो पेपर 2 है वो जनरल स्ट्रीम के लिए, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और यहाँ पे आपके कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस और कंपनीज एक्ट और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जाएंगे। और अगर बात की जाए लीगल स्ट्रीम की, या रिसर्च स्ट्रीम की, या इंजीनियरिंग स्ट्रीम की, या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम की, या फिर आईटी स्ट्रीम की, तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन आपकी स्ट्रीम स्पेसिफिक होंगे, यानी कि जो हमारा
फेज 1 का पेपर 2 होने वाला है, वहाँ पे जनरल वालों का पेपर रहेगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स बताए हुए हो। और जो हमारे स्पेशलिस्ट स्ट्रीम वाले लोग हैं, जैसे कि लीगल वाले हैं, आईटी वाले हैं, रिसर्च वाले, ऑफिशियल लैंग्वेज वाले हैं, इनका जो फेज 1 का पेपर 2 होगा वो उनका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लीगल से फॉर्म फिल किया है या फॉर्म फिल करने वाले हैं, इन दैट केस आपका जो फेज 1 का पेपर 2 होगा वो लीगल यानी कि लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एमसीक्यू फॉर्म में। और यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 40 मिनट के अंदर आपको आंसर करना है। 40, अगर 100 में से 40 नंबर आप ले आते हैं मतलब आपका पेपर क्लियर है। इसके बाद अगर एग्रीगेट देखा जाए तो एग्रीगेट आपको 40% लेकर आना है। और अगर आप पूछे मैम एग्रीगेट 40% कितना होगा, तो 100 और 100 200, 200 का 40% की बात करें तो मतलब टोटल आपको 80 मार्क्स यहाँ पर लेकर आने हैं। यहाँ पे एक बात मैं बता दूं कि जो आपका फेज 1 है, फेज 1 के बाद जो फेज 2 आएगा, फेज 2 में एक तो आपका डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट होना है और वो पेपर 1 होगा जो सभी स्ट्रीम्स के लिए कॉमन होगा। और जो आपका फेज 2 का पेपर 2 होगा वो एक्चुअली यही रिपीट होगा, है ना। तो जो जनरल वाले हैं उनके लिए ये रिपीट होगा और जो स्पेशलिस्ट स्ट्रीम वाले हैं उनके लिए ये रिपीट होगा। तो आपकी तैयारी पेपर 2 की डे 1 से बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसी चीज़ को रिपीट कर रहे होंगे आप फेज 2 में। एक नज़र डालते हैं हम हमारे फेज 2 एग्जामिनेशन पर, और फेज 2 एग्जामिनेशन की बात अगर आप करेंगे तो यहाँ अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं कि आपको सेक्शन में आपको जो है कुछ मिनिमम बेयर नंबर लेकर आना, ऐसा नहीं है। नाउ एक बार जरा देखते हैं फेज 2 की बात कीजिए। देखिए पेपर 1 सभी स्ट्रीम के लिए कॉमन है, जिसमें कि आपकी इंग्लिश पूछी जाएगी। इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव स्किल्स का टेस्ट आपका होने वाला है, जिसमें आपका ऐसे राइटिंग वगैरह होगी। और उसके साथ साथ यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होंगे, 1 घंटे का टाइम है, 30%, 1/3 इसका वेटेज लिया जाएगा। दूसरा जो आपका पेपर 2 होने वाला है, जिसके बारे में अभी मैंने बात भी किया, तो फेज 2 का जो पेपर 2 होगा जनरल स्ट्रीम के लिए, देखिए एग्जैक्ट वही पूछा जाएगा जो फेज 1 में पूछा गया है, राइट। वही सारे क्वेश्चंस होंगे, कॉमर्स पे, अकाउंटेंसी पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं, फिनेंस पे, कॉस्टिंग पे। यानी कि जो चीज़ आप फेज 1 में पढ़कर आएंगे पेपर 2 के लिए, वही सेम चीज़ आपकी रिपीट होगी फेज 2 के पेपर 2 में। यानी कि आपकी पकड़ पहले से मजबूत होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कहने के लिए। देन आते हैं हम पेपर 2 के जो बाकी स्ट्रीम्स हैं, यानी कि लीगल स्ट्रीम। लीगल स्ट्रीम को हमने कुछ इस तरीके से देखा कि 70 क्वेश्चन इसमें मल्टीपल चॉइस के आने हैं और साथ में साथ 3 क्वेश्चन इसमें डिस्क्रिप्टिव के आएंगे। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो हमारा पेपर 2 है फेज 2 का, वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव कहीं ना कहीं पूछा जा रहा है। तो डिस्क्रिप्टिव की आपको आदत होनी चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए, अपने आप को प्रेजेंट करना आपको आना चाहिए। अगेन 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर भी होगी। तो ये तो था आपका एग्जाम पैटर्न। आगे बढ़ेंगे। नाउ ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी, 85:15 का ये रहेगा। अब आते हैं सीधे अपनी स्ट्रैटेजी पे बात कर लेते हैं। देखिए स्ट्रैटेजी में कुछ मैंने पॉइंटर फॉर्म में आपके सामने कुछ चीज़ें लिखी हैं। अगर मैं आज से भी शुरू, आप में से बहुत सारे ने ऑलरेडी शुरू कर दिया होगा, विच इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग, क्योंकि जो पहले स्टार्ट करते हैं वो हमेशा कुछ ज़्यादा लेके जाते हैं, कुछ ज़्यादा उनको डेफिनेटली मिलता है। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया और अब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इट्स नेवर लेट, राइट। तो अभी के लिए हमें करना क्या है वो जरा एक हम स्टेप वाइज प्रोसेस देखें। सबसे पहली बात, यू शुड नो योर एग्जाम लेवल। हमने एग्जाम पैटर्न तो समझ लिया, लेकिन एग्जाम का लेवल क्या है? उसका आंसर क्या है कि अगर मुझे एग्जाम लेवल पता करना है तो मैं पता करूं कैसे? मुझे एग्जाम लेवल पता करने के लिए क्या चाहिए? मुझे PYQs। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, एग्जाम लेवल आप पता करेंगे। अच्छा, यहाँ से क्या होगा? यहाँ से आपको पता चलेगा, हो सकता है आपने फाइनेंशियल की आपको अच्छी नॉलेज हो, लेकिन जब आप PYQ देखें तो आपको एक आइडिया लगे, आपको एक तरीका पता चले कि अच्छा फाइनेंस से भी आपसे इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है या इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, सो दैट यू कैन बिल्ड दैट अप्रोच कि मुझे जब कोई टॉपिक पढ़ना है तो उस टॉपिक से किस तरीके से आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना है ताकि आप क्वेश्चंस आंसर कर सके। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्टडिंग हार्डर, बट इट्स अबाउट स्टडिंग स्मार्टली, है ना। तो आपको स्मार्ट स्टडी करना है, उसके लिए ज़रूरी है दैट यू शुड नो व्हाट आर योर PYQs, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया क्या है। दूसरी चीज़, अब अगर मुझे एग्ज़ाम का लेवल पता चल गया है तो मुझे अपना भी लेवल पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम लेवल तक पहुंचने वाली इंसान मैं ही हूँ, तो मुझे अपना लेवल भी पता होना चाहिए। तो अब हम अपना लेवल कैसे पता करेंगे? मॉक देके। आपको क्या करना है अपना लेवल पता करने के लिए? यू ओनली हैव टू राइट 1 मॉक, कम मिनिमम 1 या 2 मॉक आप देके देखिए। उन 1 या 2 मॉक का पर्पज़ ये नहीं है कि आपको तो कुछ आता नहीं है या आता है, पर्पज़ ये है कि ठीक है मैं अभी कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ या कहाँ स्टैंड कर रही हूँ।
हो सकता है आपने मॉक दिया, आपके कुछ नंबर जो है वो 60-70 आए, मतलब आप एवरेज से थोड़ा ऊपर स्कोर कर रहे हैं। हो सकता है आपके नंबर कहीं 30, 33, 35 या 20-25 आए, मतलब आपको अपना लेवल टाइम से पता चल गया ताकि आप उतना रिगरस तैयारी कर सके टू रीच द एग्जाम लेवल, राइट। ठीक है, तो हमें एक या दो मॉक देके अपना लेवल हमें पता करना बहुत बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तीसरी चीज़ क्या करनी है, अब आप अपना, जब आपको दोनों चीज़ें पता चल गई, एग्जाम का लेवल पता चल गया, अपना लेवल पता चल गया, अब अपना लेवल पता चलने के बाद मेक अ स्केड्यूल, एक इस तरीके का टाइम टेबल बनाइए। अच्छा, टाइम टेबल आपको दो तरीके से बनाना है। एक तो वीकली टाइम टेबल बनाएंगे, यानी कि मंडे टू संडे का आप टाइम टेबल बनाएंगे, जिसमें कि मेजर जो आपका स्टडी पार्ट होगा वो आपका होगा मंडे टू फ्राइडे, है ना। जो आपका पढ़ने वाला पार्ट होगा वो होगा आपका मंडे टू फ्राइडे, और इसमें आप सैटरडे संडे को आप रखेंगे अपने आप को फ्री। फ्री क्यों रखना है उसका बताती हूँ। मंडे टू फ्राइडे में कई बार ऐसा होगा, हो सकता है कुछ हमारी ऐसी इमरजेंसीज लाइफ में आ जाती है जिसकी वजह से हम अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सके, तो सैटरडे संडे विल बी दोज डेज जहां पे आपने मंडे उस पर्टिकुलर वीक के लिए जितनी प्रोजेक्ट्स असाइन किए थे, जितनी चीज़ें आपने सोचा था कि मैं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कर लूंगा या कर लूंगी, वो सारी चीज़ें आप कब कवर कर लेंगे, सैटरडे संडे में कवर कर लेंगे। मतलब आपको फिर पैनिक स्टेट में नहीं आने की ज़रूरत है, आपको चीज़ों को पाइल अप करने की ज़रूरत नहीं कि लास्ट लास्ट में सब कुछ आपके लिए एक पाइल बन गया और आपको तब जाके आप पैनिक हो रहे हैं कि ये भी रिवाइज नहीं हुआ, ये भी नहीं किया, कौन भी नहीं पढ़ी, जनरल अवेयरनेस भी नहीं पढ़ी, तो ये नहीं होगा आपके साथ। ठीक है, सो क्या करना है हमें अपने, अब हमारे पास हमारा पेपर 10 जनवरी को है, मैं जनवरी के 10 दिन बिल्कुल हटा देती हूँ, जनवरी के 10 दिन हमारे पास बोनस है। ठीक है, वो जो जनवरी के 10 दिन है उनको आप कंप्लीटली अपने पास बोनस मान के चलिए, ये रिवीजन या कुछ बच गया उसको करने के लिए, एब्सोल्यूट रिवीजन के लिए होंगे। अब आज है 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर को भी निकाल दीजिए, अब बचा है आपके पास नवंबर, बचा है आपके पास दिसंबर। नवंबर दिसंबर दोनों को मिला के हमारे पास 4 और 4 8 हफ्ते होने वाले हैं, यानी कि हमारे पास टोटल ऑफ 8 वीक्स है। और अगर आप 8 वीक्स का वीकली प्लान बनाएंगे तो आप 8 टाइम टेबल्स बनाएंगे। इन 8 टाइम टेबल्स को बनाते वक्त आप हर वीक में आप 2 सब्जेक्ट को फोकस कीजिए। हर वीक में आप क्या करेंगे, 2 सब्जेक्ट्स को फोकस करेंगे। इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपके पास टोटल 8 हफ्ते होंगे, 2-2 सब्जेक्ट करके आप बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से आप कवर कर ले जाएंगे। जब आप सब्जेक्ट चूज करेंगे तो सब्जेक्ट चूज करते वक्त कभी भी ऐसा मत करना कि 2 आपने बहुत ईजी सब्जेक्ट्स ले लिए और 2 आपने बहुत टफ सब्जेक्ट्स ले लिए, क्योंकि अगर आप ईजी लेंगे तो आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे, और अगर आप 2 बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट ले लेंगे तो भी आप अपने सही तरीके से उनको अपना समय नहीं दे पाएंगे, राइट। तो हमेशा एक इजी और एक डिफिकल्ट। अच्छा, अब ये इजी और डिफिकल्ट कैसे हमें पता चलेगा, इजी प्लस डिफिकल्ट आपको सब्जेक्ट जो है वो साथ में लेने। अब मुझे इजी और डिफिकल्ट कैसे पता चलेगा, देखो जब आप अपना एग्जाम दोगे ना, जब आप अपना खुद का मॉक दोगे तो वहां पे आपको अपनी वीकनेस, अपनी जो है आपको स्ट्रेंथ सब पता चल जाएंगी। इस मॉक को देना है, मॉक को एनालाइज करना है, और यहाँ से आपको पता चलेंगे आपकी वीकनेस और आपकी स्ट्रेंथ, राइट। और जब मुझे वो मेरी वीकनेस और स्ट्रेंथ पता चल जाएगी, उससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि मेरे लिए इजी सब्जेक्ट कौन सा है और मेरे लिए डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है। हमेशा इस कॉम्बिनेशन में 2-2 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में एक हफ्ते का स्केड्यूल बनाइए। मंडे से फ्राइडे आपको तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जो सब्जेक्ट याद करने वाले हैं, जैसे कि जनरल अवेयरनेस है जहाँ पे आपको रिविजन करना है, समझना है और रिविजन करना है, वो मंडे टू फ्राइडे करेंगे। जो सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिस वाले यानी कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, इनका भी आपको तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करना है। अब बचा सैटरडे संडे। सैटरडे संडेज विल बी फॉर योर रिवीजन पर्पस। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा कि आपको वीकेंड्स पे रिवीजन करना है, या फिर जो चीज़ आपकी रह गई हफ्ते में, ज़रूरी नहीं है कि हम एग्जैक्ट वही टाइम टेबल फॉलो कर ले जाए जो हमने सोचा या हमने बनाया। कुछ चीज़ें आपकी छूट जाएंगी, और जो चीज़ें छूटेंगी उनको आपको क्या करना है, उस लेफ्ट आउट को आपको उसी वीक के अंदर कवर कर लेना है। सेकेंड, इसके साथ साथ अपना टाइम टेबल थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाइएगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज गुड दैट यू अचीव व्हाट यू हैव थॉट ऑफ, देन कि आपने बहुत एक एक लार्जर देन लाइफ वाला आपने एम ले लिया, और आपने फिर उसको जब अचीव नहीं हुआ तो वो डिसअपॉइंटमेंट हुआ, और उसकी वजह से आपका और मन नहीं लग रहा पढ़ाई में। तो आप अपने आप को अच्छे टारगेट्स दे सकते हैं, लेकिन स्लोली स्लोली। आप फर्स्ट वीक अपने आप को नॉर्मल टारगेट दीजिए, दूसरे हफ्ते उससे थोड़ा सा बढ़ा के टारगेट दीजिए, तीसरे हफ्ते थोड़े और बढ़ा सकते हैं आप टारगेट। तो आप हमेशा अचीव करते हुए जाएंगे, आपको हमेशा वो सेटिस्फैक्शन रहेगा। इससे आप ज़्यादा एनर्जी डाल सकेंगे अपनी तैयारी में, अपनी स्टडीज़ में। तो इस पैटर्न
प्लान को जरूर फॉलो कीजिएगा। देन द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज हमें ऐसे प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं है। वीक में 1 घंटा एटलीस्ट आप हर वीक अपने आप को 1 से, यानी कि हर वीक अगर आपने 1 to 2 आवर्स का टाइम दिया ऐसे प्रैक्टिस में, तो आपका ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके फेज 2 की तैयारी में। तो अभी से इसकी फाउंडेशन बना के चलो, अभी से इसकी तैयारी करके चलो। आप ऐसे के लिए एक तो आर्टिकल आपको रीड करना है, आर्टिकल भी आपके जो है वो फिनेंस वाले आर्टिकल अगर आप रीड करेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा। फिनेंस से रिलेटेड आर्टिकल रीड कीजिए, दैट विल हेल्प इवेंचुअली। आपको डेटा पता चलेगा, आपको एक समझ आएगी कि किस तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं अपने थॉट्स को, डेटा को, तो दोनों चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। तो ऐसे की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आर्टिकल रीड कर सकते हैं, एंड आपका दिन वेल प्लान्ड होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि सुबह हमें उठना था 6 बजे, पहली बात तो हम उठे 8 बजे, और 8 बजे उठने के बाद वी आर इन अ पैनिक मोड कि अब क्या करें, अब तो टाइम ही नहीं बचा। बिकॉज आप में से 90% एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो ऑलरेडी वर्किंग हैं, सेबी की तैयारी करने वाले। हमारे पास आइदर वेज जो टाइम है वो अर्ली मॉर्निंग है या फिर लेट इवनिंग का है टाइम, राइट? तो ऐसे में आपका दिन वेल प्लान्ड होना चाहिए। वो प्लानिंग आपकी एक रात पहले होनी चाहिए कि मुझे इतने बजे उठना है, फिर मुझे ये चीज़ें करनी है। इट शुड नॉट बी अ पैनिक डे, है ना? वो दिन की शुरुआत आपकी पैनिक से नहीं बल्कि एक वेल प्लान्ड तरीके से होनी चाहिए। और उस वेल प्लान्ड डे का सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा आपका मेडिटेशन। ये इसकी मेडिटेशन की आप जो एक एनर्जी है, या मैं बोलूँ इसकी जो पोटेंशियल है मेडिटेशन का, उसको आप कम मत आकिएगा। डू नॉट अंडर एस्टिमेट द टर्म मेडिटेशन। भले ही आप 5 मिनट का करें, 10 मिनट का करें, 15 मिनट का करें, 20 मिनट का करें, अपने दिन की शुरुआत हमेशा मेडिटेशन से कीजिएगा। आप अपना जो जितनी भी एनर्जी है ना, वो आप मैक्सिमम उसका आप आउटपुट निकलता हुआ देखेंगे। तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, एंड आपको लगेगा कि मैंने बहुत सही बात आपको बताई है। सो डू ट्राई दिस। लास्ट एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड। देखो, करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जनरल अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। आपके जितनी भी चीज़ें हैं जो फिनेंस का है, कॉस्टिंग का है, अकाउंट्स का है, या लीगल में भी है, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें MCQ फॉर्मेट में आ रही हैं, और यहाँ पे करंट अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा रोल होगा। तो ट्राई करिएगा करंट अफेयर्स के लिए दैट यू कीप लिमिटेड रिसोर्स, अपनी रिसोर्सेज कम रखो। आपके इस अपने ही चैनल पे अकाउंट्स के, फाइनेंस के, जनरल करंट अफेयर्स सब कवर कराए जाते हैं, उनको फॉलो कीजिए। आप मंथली PDFs को ले सकते हैं, आप मैगजीन से कवर कर सकते हैं मंथली मैगजीन। इससे क्या होगा कि आपके पास सारा डेटा क्रिस्प फॉर्म में होगा, और उस क्रिस्प फॉर्म के डेटा को आप क्या कर लीजिए, आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए, ठीक है? मल्टीपल रिविजन्स, ये बहुत ज़रूरी है। ऑलवेज फॉलो द मल्टीपल रिवीजन टेक्निक। ये सारी चीज़ें कीजिए। आई थिंक इतना अगर हम करते हैं, अपने दिनों को, अपने टाइम को, इन 2 महीने के वक्त को अगर हम अच्छे से प्लान कर पा रहे हैं एज पर योर वीकनेस, एज पर योर स्ट्रेंथ, आई थिंक इससे बेस्ट एक स्ट्रैटेजी नहीं निकल कर आ सकती है। बाकी हर चीज़ में हम आप लोगों के साथ हैं। इसके साथ साथ आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आपको मॉक देना है तो सेबी ग्रेड A का जो फेज़ 1 के मॉक्स है वो आपके अवेलेबल है अड्डा के प्लेटफॉर्म पे। अगर आपको लीगल के मॉक देने तो लीगल के मॉक भी अवेलेबल हैं, ठीक है? लीगल से अगर आप बिलोंग करते तो उसके भी मॉक अवेलेबल है। देन अगर मैं बात करूं ये जनरलिस्ट के लिए मॉक अवेलेबल है, IT के लिए मॉक अवेलेबल है, तो सबके मॉक्स अवेलेबल है। और अगर आपको चाहिए ये सारे मॉक्स आपको मिल जाएं तो वो आपके टेस्ट प्राइम के अंदर होंगे। यूज़ द डिस्काउंट कोड Y651 और अपने आप को इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि इस तैयारी में हमें आपकी जो है आपको हमारी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या एक हेल्पिंग हैंड आप लोगों को चाहिए, एक ऐसा कोर्स आपको चाहिए जहाँ पे आपको आके केवल तैयारी करनी है और बाकी सारा काम आपके मेंटर्स आपके लिए कर दे, तो बैचेस आर अवेलेबल। दे आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 3rd of November। आप चाहे तो ये इन बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं। द डेट इज नॉट 24th of October, ये 3rd of November आपकी डेट आगे से आपकी ये बैचेस शुरू हो जाएंगे, जर्नलिस्ट, लीगल और साथ ही साथ IT। ये डिस्काउंट कोड है। हाउ डू वी एनरोल? एनरोल करने के लिए आपको जाना है अपने अड्डा के एप्लीकेशन पर, और अड्डा की एप्लीकेशन पे जाके आपको क्लिक करना है कोर्स टैब में, जो कि दिखेगा यहाँ पे। उसके बाद आपको आ जाना है रेगुलेटरी बॉडीज पर, जो कि आपको दिखेगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे सेबी को सेलेक्ट कीजिए और अपने आप को एनरोल कीजिए इन बैचेस में। यूज़ द डिस्काउंट कोड Y651 ताकि आपको
कम से कम फीस यहाँ पे देनी हो। इसी के साथ आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी है, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू आस्क, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और शाम को 7 बजे मेरी फ्री क्लास आप लोगों के साथ होगी सेबी को लेकर, तो उसमें जुड़ना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।